डिवाइड बाई 8, ये देखिए पहला भाग फल आया 6 ना, 8 6 48, 2 बचा है, 2 डिवाइड बाई 2 1, 6 प्लस 1 7 आ रहा है ना SP33। क्यों? चाहे पहला मेथड इस्तेमाल करिए या स्ट्रक्चर बना के यूज करिए, दोनों से वही आएगा। अब आपको थर्ड मेथड में बताने जा रहा हूं जो बुक वाला मेथड है। थर्ड मेथड सेकंड मेथड लोन पेयर बांड पेयर। अरे भाई ये दोनों बांड है ना इसके सराउंडिंग में, ये दो तो बांड पेयर हो गए, दो क्या हो गए लोन पेयर। इब्री हाइब्रिडेशन इब्री एटम पे निकाला जाता है। जैसे कई कार्बन है तो हर कार्बन पे निकालोगे ना, है ना। वही यहाँ प्रत्येक ऑक्सीजन पे कहा था इब्री ऑक्सीजन पे क्या संकरण होगा, दो बांड पेयर दो लोन पेयर का कॉम्बिनेशन है, 4 आ गया, रिजल्ट आ गया 4, तो संकरण हो गया sp3, है ना। तीसरा मेथड फॉर न्यूट्रल कंपाउंड। पहली कंडीशन फॉर न्यूट्रल कंपाउंड, उदासीन यौगिक के लिए फॉर न्यूट्रल कंपाउंड Z इक्वल टू ZR, इसको कह लीजिए EP इक्वल टू 1/2 B प्लस M। फॉर न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए क्या फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, 1/2 V प्लस M। अब जहां M क्या है V क्या है देख लीजिए, V क्या है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। किसके ये वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम माने जो केंद्र में होगा, जिसके चारों तरफ दूसरा एटम सेट करेंगे ना। अच्छा M जहां है मोनोवैलेंट आयन, मोनोवैलेंट एटम, यहाँ M की वैल्यू केवल उसे लेंगे जिसकी वैलेंसी 1 है, यानी जो सिंगल बॉन्ड बनाता है। कैसे बॉन्ड बनाता है, अब आप देखिए यहाँ पे जैसे आपको निकालना है अमोनिया पे। अब देखिए मेथड नंबर 3, हमने पहले मेथड का जोड़ घटा के डिवाइड करके देखा ना। इसका बॉन्ड पेयर लोन पेयर वाला मेथड भी आप देख सकते हो। ये देखिए अमोनिया पे 3 हो गए हाइड्रोजन के बॉन्ड पेयर, ये देखिए और एक होगा लोन पेयर, 3BP 1Lp 4 आएगा, हाइड्रोजन sp3। क्यों, उस वाले से भी है। इस मेथड से देखिए 1/2 Z इक्वल टू, बताइए वैलेंस सेल में, किसके वैलेंस सेल में, नाइट्रोजन के। किसके वैलेंस सेल में बताइए कितने होते हैं, बताइए 5। M की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। 3 परमाणु सिंगल वैलेंट है, क्या क्यों, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ही तो बनाता है। तो बताइए 5 + 3 एक तरीके से वही हमारा पहला वाला नूर आ रहा है फार्मूला के फॉर्म में, है ना। वहाँ 2 और 8 की बात करते थे, यहाँ सिर्फ 2 से डिवाइड करेंगे, और बट यहाँ M की वैल्यू लेंगे मोनोवैलेंट एटम, है ना। अभी दिखाते हैं, और भी देखिए आ गया 8 डिवाइड बाई 2 4 आ गया, हाइड्रोजन हो गया sp3। अच्छा POCl3 का SOCl2 का इनका हमको निकालना है। न्यूट्रल एटम है, क्या होगी M की वैल्यू, क्या होगी V की वैल्यू। ये 6 ये घटाना नहीं है, करना है। M की वैल्यू ये फार्मूला लगा है ना, वो तो पहला वाला चल गया। इसके बाद 6 होते हैं, ये 7 होते हैं, 30 होती है, ये तो पहला मेथड होती है ना। अब यहाँ क्या करेंगे आप, 1/2 बैलेंस फास्फोरस है ना सेंट्रल एटम,
इसके बैलेंस सेल में 5। अच्छा, अब यहाँ देखिए इन सब में आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाने का कमांड होना चाहिए। ये मेथड कब इस्तेमाल करने चाहिए? जब आपको एकदम स्ट्रक्चर बनाना, तुरंत ड्रा करना आता है। अगर आपको ड्रा करना आ रहा, आप ड्रा करना सीख भी चुके होंगे। वैसे भाई ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? डबल। क्लोरीन कितने बॉन्ड से जुड़ेंगे? सिंगल। बताइए, बन गया स्ट्रक्चर। मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? 3। इसका मतलब ऑक्सीजन को हमको इग्नोर कर देना है, m बराबर 0। बोले m की वैल्यू यहाँ केवल कितनी रखनी है? ये डाईवैलेंट है, 2 वैलेंसी वाला है, इसको हमको m के स्थान पर नहीं लेना होगा, राइट ना? बताइए 5 + 3 8 डिवाइड बाई 2, ये 4 आ गया, sp3। अब इसमें आप लोग खुद निकालिए COCl। हाँ बेटा, अच्छा फॉस्फेट 3 माइनस का, अच्छा अभी तो ये निगेटिव आ जाएगा, इस पर भी वही आएगा sp3 SO4, उस पर माइनस आ जाएगा बेटा, तब आएगा। सल्फेट वो किसी का पार्ट होगा। हाँ SO4 -2, अभी माइनस वाला फार्मूला लिखवा दे, अभी भी ये न्यूट्रल का है, ये चार्ज स्पीशीज ना हो गया, चार्ज स्पीशीज में जुड़ जाएगा। वही जो हमने कहा ना, जितना माइनस होता है उतना जोड़ देते हैं। अब वही फार्मूला फॉर्म में आ रहा, देखिएगा ये फार्मूला नोट कर लिया। फॉर नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन के लिए क्या फार्मूला यूज करते हैं? फॉर नेगेटिव आयन Z = 1/2 B + M + A BMA/2। अब बताइए, ये जान चुके हैं, ये जान चुके हैं, ये जानना बाकी है। ये A फॉर एनायन, ये क्या? चार्ज ऑन एनायन। नेगेटिव होता है तो एनायन कहते हैं, पॉजिटिव होता है तो कैटायन, है ना? हमने कहा नहीं कि जितना नेगेटिव होता है उतना ऐड कर दोगे ना। अब यहाँ देखिए, वेयर A = चार्ज ऑन एनायन 1 सपोज दैट, अभी आपका केस आ रहा है सल्फेट 2- फॉस्फेट 3-। अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, स्ट्रक्चर ड्रा करना भी आप लोग सीख चुके हैं। बताइए, डबल ऑक्सीजन पे माइनस होता है और ये दोनों लेते हैं डबल बॉन्ड, ऐसा ही होता है ना? अब यहाँ देखिए कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अभी हम इसका एक केस बता रहे थे, क्या इसे हम मोनोवैलेंट माने? नहीं। यहाँ अच्छा बताओ, ये नेगेटिव चार्ज कभी भी यहाँ आके डबल बॉन्ड बना सकता है ड्यू टू रेजोनेंस। क्या होगा यहाँ? और वैसे भी ऑक्सीजन डाईवैलेंट है, 2 वैलेंसी वाला होता है, 1 वैलेंसी समझने की भूल मत करिएगा। अगर यहाँ से दोनों तरफ एक H लगा हो तब आप मोनोवैलेंट मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? अगर नेगेटिव चार्ज रहा तब ये मोनोवैलेंट नहीं है, ये डाईवैलेंट है, राइट ना? अब देखिए आप इस पर क्या क्या आएगा? हाइड्रोजन 1/2 सल्फर, हाँ वही आएगा, वही आएगा, sp3 आएगा। अब यहाँ देखिए V की जगह कितना लिखे बेटा? 6 सल्फर का। M की जगह क्या लिखे? 0। M की जगह कोई भी ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं है, 2 बॉन्ड वाला है, 2 बॉन्ड करेक्टर ना। यहाँ सिंगल बॉन्ड समझने की भूल मत करिए, बार बार बता रहा हूँ, ये नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव का तब आता है जब 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन कभी भी आकर यहाँ डबल बॉन्ड बना सकते हैं और ये शिफ्ट होकर के माइनस हो जाएगा। भाई हमने यहाँ माइनस दिया है, जरूरी है क्या यही माइनस हो? इस पर हो सकता है, 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 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्यों? अनुनाद नाम सुना है ना? देखिए 6 + M की वैल्यू तो हो गई 0, लेकिन A की वैल्यू है ना A, क्या रखोगे? तो नेगेटिव ये रखोगे +2, ये देखो 8 डिवाइड बाई 2 4 आ गया, हाइड्रोजन हो गया sp3, है ना? पहले मेथड से भी यही आ रहा होगा, निकाला होगा तो आप आ रहा था ना? फॉस्फेट 3- को निकाल के दिखाइए। हाँ, मोस्ट ऑफ वन हैड sp3 हाइड्रोजन।
तुरंत ड्रा करिए स्ट्रक्चर फास्फेट का। क्या आया, निकाल लिया, क्लियर है कॉन्सेप्ट? बताइए फास्फोरस का 1/2 फास्फोरस के बैलेंस सेल में क्या रखा होगा, 5। किसी भी ऑक्सीजन पर सिंगल बॉन्ड करेक्टर नहीं है, क्योंकि 3 ऑक्सीजन में 3 माइनस आएगा। आप माइनस माइनस 2 बॉन्ड करेक्टर मानते हैं, रेजोनेंस करता है ना। तो बताइए m बराबर तो लेंगे 0, बट a की वैल्यू लेंगे 3, है ना। ये देखिए 8/2 = 4, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। अब एक और रह गया है फॉर पॉजिटिव आयन। अच्छा बताइए 3 मेथड से मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट मेथड कौन लग रहा है? पहला वाला। अगर स्ट्रक्चर भी ना बनाना है आपको तो केवल आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन देख करके आप लगा दीजिए तुरंत ना। प्लस हो तो निकाल दीजिए, माइनस हो तो जोड़ दीजिए। अगर शेष आता 2 से भाग देकर के पहले भागफल में जोड़ दीजिए, फिर उससे काउंट करिए कितने ईपी हैं और कितना ऑर्बिटल निर्माण होगा, है ना। हाँ, फॉर पॉजिटिव आयन Z = 1/2 B + M - C। हाँ, अब यहाँ माइनस क्या कर रहे हैं, वही हमारा पहला ही नियम किसमें बदल जा रहा है, B को किसी कह दिया, M कह दिया और घटा और जोड़ दिया ना, B + M - C। अभी हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का और इजी होता है, बस सिग्मा पाई देखते जाइए बस ना। यहाँ देखिए फॉर एग्जांपल अमोनियम आयन पे हाइब्रिडाइजेशन, मेथाइल प्लस पे हाइब्रिडाइजेशन, NO2+ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, है ना। बताइए पहला अमोनियम का केस ले, Z = 1/2, नाइट्रोजन क्या होगा मोस्टल में 5, प्लस M की वैल्यू क्या है 4 है ना। हाइड्रोजन कितने बार बनाता, सिंगल ना, 4 हाइड्रोजन है 4, माइनस C क्या है 4 जाने केटायन ना, C बार क्या केटा, 4 आन केटायन, -1 क्या रहा है 8/2 4, sp3। मेथाइल प्लस पे निकाल के दिखाइए, 1/2 4 + 3 -1, 6/2 3 sp2। अच्छा कार्बन पे प्लस चार्ज होता है तो इस स्पीशीज को क्या कहा जाता है पता है, कार्बोकेटायन। क्या कहा जाता है, अब माइनस आ जाए तो कार्बोकेटायन, यानी कार्बोकेटायनों पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है ना। क्या होता है, कार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन रिएक्ट एज रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये देखिए CCl2 और ये एक लोन पेयर पड़ा है, ये है डाइक्लोरोकार्बीन। कार्बीन 2 टाइप होते हैं, सिंगलेट कार्बीन, ट्रिपलेट कार्बीन। ट्रिपलेट में एक इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल पड़ा रहेंगे और सिंगलेट में डबलेट रहेगा, एक ही ऑर्बिटल में दोनों रहेंगे, है ना। और ये बहुत ही रिएक्टिव स्पीशीज होती है, वर्क एज इलेक्ट्रोफाइल। लोग न्यूक्लियोफाइल समझने की गलती कर बैठते हैं। ये देखो कार्बन यहाँ पे बताओ 2 क्लोरीन से बॉन्ड बनाया है और 2 इलेक्ट्रॉन इसके p ऑर्बिटल में ये मौजूद हैं। एक बात बताइए क्या कार्बन का ऑक्टेट पूरा हुआ, नहीं हुआ। ये देखो 2 2 4 और ये 2 6, 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रोफाइल, है ना। और बस ये कंफ्यूज करता है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन जोड़ा है और मैं न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करूँगा। अदरवाइज ये क्या है बताइए, इसके पास कमी समझने की भूल, ये ज़्यादा समझने की भूल मत करिएगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, अधिक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कम होता है तो ये वर्क करता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह,
और मैं बार बार कई बार मेडिकल में पूछा गया है राइमर-टीमैन अप्रिया का रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है ना। राइमर-टीमैन अप्रिया जब पढ़ेंगे फिनाल की क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटाश से, उसमें आपको पैरासल्फाइड बनता है, उसके इंटरमीडिएट मध्य में ये बनता है डाइक्लोरोकार्बीन। ये राइमर-टीमैन अप्रिया का मध्यवर्ती है ना। और मे बी आप लोग डिमांड करते हो क्या कि कौन टीचर क्या पढ़ाएंगे, रिक्वेस्ट करते हैं कभी? वहाँ क्या बाहर चाहते हैं शेड्यूल ये बनाते हैं? यही बनाते होंगे, नहीं उनको क्या पता मैं किसका। क्या मुझे अगर मैकेनिज्म पढ़ाने मिलती ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना स्ट्रांग कर देता मैं स्पेशलाइजेशन है मेरा ऑर्गेनिक में, है ना। तो अब ये जो पोर्शन है ना आपका जीओसी पूरा मैकेनिज्म और रिएक्शन, अब वही तो जान उसी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान बसती है ना। लेकिन मुझे ऐसे टाइम मिल रहा है तो ये सॉलिड स्टेट मिल रहा है, अगला लेक्चर में 3 लेक्चर सॉलिड स्टेट पे मिलेंगे, है ना। तो मैं कैसे रिक्वेस्ट कर सकता, जब वहाँ से रूल आ रहा है आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे सर कि ऑर्गेनिक के लेक्चर लगवा दीजिए, एल्डिहाइड, कीटोन, हेलोइरिन्स, है ना, ये सब जो टॉपिक है ना बड़े डिटेल में मैं, लेकिन ये है ना कि लेक्चर कम मिल रहा है बेटा। ये पता चला बेस पर थ्योरी पर एक पूरा 1.5 घंटे 2 घंटे का लेक्चर अगर केवल एक टॉपिक पे खा जाएगा, है ना, अगर डिटेल में और सारी प्रॉब्लम उस पर करें और कराएं हर चीज़ ना, टाइम लगता है। ऐसा नहीं, मॉलिक्यूलर रैपिडिटी, ये केमिकल बॉन्डिंग बहुत बड़ा चैप्टर है, वैलेंसी का सब्जेक्ट कह लीजिए, इधर पोर्शन का सबसे बड़ा चैप्टर है ना। ये पीरियोडिक टेबल से भी बड़ा चैप्टर है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखिए बाकी रह गई, अभी हम हाइड्रेशन पे है, वेस्पर थ्योरी, फजांस रूल, है ना, अभी एमओटी बाकी है, अब कब पढ़ाएंगे एमओटी, है ना, यही है। अब देखिए 11:15 बज गया, लगातार मैं कंटिन्यू जब से आता हूँ मेरी कोशिश है राइट टाइम में आ जाऊँ, और मैं कंटिन्यू लगातार मैं बात करता हूँ, है ना, अपने टॉपिक पर रहता हूँ। इसके बावजूद भी ये स्थिति है सिलेबस की एक्चुअली। और आप लोगों की थोड़ी सी जैसे कि आप लोग एग्ज़ाम दे के आए हैं, आप लोग बेसिक अभी बहुत वीक भी है, ऐसा लगता है इंटरमीडिएट में बहुत ज़्यादा कुछ स्टाफ ये सब चीज़ें जो बैलेंसी ये सब है ना, स्ट्रक्चर ड्राफ्ट ये सब 11th में ही तो है। एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा का पूरा किस में है बताइए? 11th में, है ना। 11th 12th या 11th में ये आप जान लीजिए एक तरीके से फाउंडेशन का, अभी रियल में नीट नहीं चल रहा है, एक समझिए फाउंडेशन टाइप का चल रहा है, फाउंडेशन कि कुछ मेन टॉपिक कवर कर दिए जाए, इसके बाद सारी मेहनत आपको करनी है अगर आपको नीट निकालना है एक्स्ट्रा। यदि अगर एक्स्ट्रा क्लास लगवाएंगे उसमें अगर कभी, अब मैं इलाहाबाद में, मैं आज शाम को निकल जाऊँ इलाहाबाद, सेकंड सैटरडे और संडे छुट्टी होती है हमारे ऑफिस की, मैं इलाहाबाद चला जाऊँगा। जब भी यहाँ आऊँगा मैं टेस्ट लूँगा, टेस्ट के दिन मैं चाहता हूँ 1 घंटा आप टेस्ट दीजिए, 1 घंटा डिस्कशन, आप बोलिए मैं बोलूँ, मतलब एकदम यूज़र फ्रेंडली, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर हो, है ना। कभी हम भी स्टूडेंट थे, है ना, आप ही लोग जैसे, है ना, हमारे टीचर पढ़ाया करते थे। एक बहुत ज्ञान का इतना बड़ा खोपड़ी होना, आपको ज्ञान का प्रेजेंटेशन कितना अच्छा है, बच्चे पे कितना जा रहा वो माने रखता है ना। आप बहुत बड़ा, हमारे यहाँ एक प्रोफेसर आईसी शुक्ला थे, केमिस्ट्री पढ़ाते थे, न जाने कितना रिसर्च पेपर उन्होंने लिख डाला, स्विट्जरलैंड कहाँ बुलाए जाते थे। लेकिन हम लोग जो एमएससी क्या करते थे, ऐसे ऊर्जा लेके आते थे, छापते चले जाते। कहीं पूछिए सर यहाँ से ये बांड कैसे आ गया। एक हमारा दोस्त था, इसमें लेक्चरर है गोरखपुर में, क्या सर ये यहाँ कैसे क्या गधे एमएससी पहुँच गए, बांड बना नहीं आता, बना दो जहाँ बांड बना। गुस्सा गए उससे ना, ऐसे टीचर गुस्सा जाते थे, है ना। तो धीरे से मुन्ने से बोल दिया, अब बच्चे ही तो शरारती थे, हम लोग साथ में बैठे सर लोग, क्या सर यही तो सीखने आए हैं, और उनके कान में बात चली गई, ये सीखने आए हैं, है ना। पटक दिए वो ऐसे डस्टर वस्टर सब पटक दिए, और 1 हफ्ता क्लास ही नहीं ली। क्या करोगे, प्रोफेसर है। तो हम लोग यार नाहक जो नोट्स मिल रहा था वो भी तुमने गंवा दिए तुम्हारे चक्कर में। तो हम लोग जाकर 2-3 लड़के उनको मना के लिए आए, प्रभु आप पढ़ाइए, भले ही नोट्स ही मिल जाए कम से कम, है ना। तो किताबों के नोट्स तो बनाए रहते हैं अच्छे से, कम से कम एमएससी में पास करने के लिए, अच्छा नंबर लाने के लिए तो उपयोगी होगा, पेपर तो वही लोग बनाएंगे। ये चीज़ें होती है ना। लेकिन टीचर साउंड नॉलेज, आपकी जब तक क्वेरी आपके बीच में डिस्टेंस ही बने रहेंगे, आप अपनी बात को अच्छी तरह से कह ना पाओगे, डरते रहोगे, कहीं मार कौन खा जाता है आजकल के ज़माने में, कौन टीचर मारता है। अब तो सीधा मारने का कॉन्सेप्ट ही खत्म है, डराने का कॉन्सेप्ट भी खत्म है ना। ठंडे इन्वायरमेंट में पढ़िए, जब तक आप एकदम हर एक चीज़ को समझेंगे नहीं अच्छे से,
आपका अंदर से किसी के सामने बोल नहीं पाएंगे तो क्या मतलब है? आप कभी इंटरव्यू में जाएंगे, इंटरव्यू में फेल हो जाएंगे आप। इंटरव्यू आपको बहुत ज्ञान भरा है, एकदम खोपड़ी भरी हुई है, लेकिन आपको ज्ञान को व्यक्त करने की कला नहीं आती, है ना? तो आदमी जब आप बोलोगे नहीं, कैसे पता चलेगा कि आदमी क्या है, इसके अंदर क्या है कि नहीं? ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट करनी है, खासकर सिविल के लिए तो और ज़्यादा। और डॉक्टर जानते हैं क्या होते हैं? डॉक्टर बाहर से तो मौन दिखते हैं, अंदर से उतने ही खतरनाक शरारती होते हैं डॉक्टर। आपको पता है मेडिकल कॉलेज सब बिल्कुल ड्रिंकर होते हैं सब, है ना? अभी हमारे एक जो है हमारे रिश्तेदार की लड़की ही आपको बाना मेडिकल कॉलेज में है, MBBS है। वो लड़की कहती है हम डॉक्टर से शादी नहीं करेंगे। मैंने पूछा गया क्यों नहीं शादी करोगे? डॉक्टर तो अक्सर डॉक्टर से शादी कर लेते हैं, है ना? कहेंगे नहीं, डॉक्टर तो सब बड़े शराबी टाइप होते हैं, ड्रिंकर होते हैं, मैं नहीं शादी करूँगी। हमें कोई दूसरा मतलब उसी ग्रेड का ऑफिसर चाहिए, कोई दूसरा, है ना? उसकी पसंद नहीं, लेकिन मैं डॉक्टर से शादी नहीं करूँगी। एकदम जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज देखे, जितने प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज लड़के बड़े बिगड़े लड़के होते हैं, शराब गुटखा क्या नहीं खाते वो सब, है ना? है ना? और दिखते बड़े शांत, डॉक्टर तो बड़े शांत दिखते हैं, हल्का हल्का मुस्कुराएंगे, लिखते चले जाएंगे ना, लेकिन अंदर से साइंस वाला विद्यार्थी बहुत खुराफाती होता है, किसी ज़्यादा खुराफाती कोई होता ही नहीं है ना? लेकिन बाहर से दिखते बड़े शांत है ना? तो वो चीज़ें लाइए, बोलने की क्षमता डेवलप करिए अपने अंदर ना। इसे शर्माने अगर सब चाहेंगे अपनी बात को रख नहीं पाएंगे तो आप अगला आदमी अपनी बात को समझ ना पाएगा ठीक से, है ना? इसको मेरा पढ़ाया घुस भी रहा है कि बस ऐसे रिफ्लेक्ट होता जा रहा है ना? तो आप एब्जॉर्ब होना चाहिए, है ना? एब्जॉर्प्शन। अच्छा हाँ, ये एक आया, दो टर्म होते हैं, एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है एडजॉर्प्शन। दोनों में क्या अंतर है पता है? हिंदी में कहते हैं अवशोषण और अधिशोषण, हिंदियाँ होती हैं इनकी। हाँ, अवशोषण सतही है, एडजॉर्प्शन इज द सरफेस लेवल फिनोमेना, अधिशोषण सरफेस को। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, चाक ले लीजिए आप ना, गुटखा वाले चाक स्याही के पास ले जाइए तो वो जो सरफेस है चाक का, स्याही को ऊपर ही एब्जॉर्ब कर लेगा, ऊपर ही रहेगा, और ऐसे खुरच दीजिए फिर सफेदी दिखने लगेगी उसकी चाक की, है ना? और जो अवशोषण होता है, जैसे सोखता ले जाइए, है ना, स्याही पूरा सक कर लेगा, यानी अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और सरफेस पे कम, तो ये प्रोसेस है अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। जैसे जड़ें खनिज और क्या करते हैं, पानी और लवणों का अवशोषण करती हैं, वो क्या करती हैं? एब्जॉर्प्शन, नॉट एब्जॉर्प्शन। जो आप चीनी वाली गोली खिलाते हैं डॉक्टर साहब लोग, होम्योपैथिक वाले, कुछ बीमारी हुए, हम तो होम्योपैथी जब दवा कभी कभी खाते हैं तो ऐसा लगता है मन का संतोष है, पता नहीं ये फायदा करेगा नहीं, है ना? बस केवल उनको मतलब लंबे कहते हैं लंबे समय तक खाइए इसको, है ना? अगर ये फायदा नहीं करेगी, नुकसान नहीं करेगी, तो कुछ जाता ही कि आदमी के वहाँ, अगर फायदा नहीं करेगी तो नुकसान की बात तो बाद में, पहले फायदा करना चाहिए ना। क्या करते हैं आप देखिए, एक सिप लेंगे और उसके बाद अर्क डाल करके दे देंगे, और वो दवाएं इसीलिए एल्कोहल में बनाई जाती है। कभी आप मुंह पे ड्रॉप चुआ के देखिए, अगर कभी होम्योपैथी दवा खाए हों, अजीब सा लगेगा, है ना आपको? एल्कोहल में दवा सोल्यूशन बनाया जाता है, दवा है ठंडाती है। हाँ, तो एल्कोहल होता है एक, जो आपके त्वचा से उष्मा को एंडोथर्मिक सोखती है, ऐसे यूरिया पानी में घुलता है, ठंडा लगता है ना? यूरिया का घुलना भी क्या है? उष्मा शोषीय क्रिया, है ना? चूने का घुलना उष्मा छेपी, चूना पानी में घोलिए खौलने लगेगा पानी, है ना? साफ दिख रहा है, उष्मा एक में निकल रही है और एक में क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब हो रही है। आपको त्वचा में ठंडक लग रही है, इसका मतलब त्वचा से उष्मा क्या कर रहा है? खींच रहा है, उष्मा शोषीय क्रिया हो रही है ना? ऐसे ये दवाइयाँ हैं, ये उष्मा शोषी प्रकृति की हैं। आपकी जीभ पे गिराया, आपकी त्वचा से आपकी जीभ की उष्मा खींच रही है, आपको जीभ पर ठंडक महसूस होगा, है ना? तो ये दवाएं एल्कोहल बनाई जाती हैं ताकि वो चीनी की गोलियां जो होती हैं सफ़ेद सफ़ेद, अगर आप सोचिए पानी में दवा बनाई जाए तो चीनी पानी में क्या हो जाएगी? घुल जाएगी। और इसीलिए वो दवाओं का अर्क किसे बनाया जाता है? एल्कोहल में। चलो ऐसे नहीं शराब पियोगे, ऐसे पियो, है कि नहीं? दवाइयों के माध्यम से पियो शराब, है ना? अभी देखिए एल्कोहल को पढ़ाने में मिलेगा तो मैं एल्कोहल का कंपोजिशन हर शराबों का क्या होता है वो सब मैं आपको बताऊँ। बियर किसे कहते हैं, जिन, रम, ये वो सब केमिस्ट्री वाले सब कुछ जानते हैं, ये सब एल्कोहल जितना सा दवाइयाँ सब बनती है सब, लेकिन बट ये पढ़ाने का अवसर मिले तो। ओके, चलिए नेक्स्ट टाइम फिर कंटिन्यू। आप चलेगा यहाँ जब मैं टेस्ट ले लूँगा तब मैं सॉलिड स्टेट काटनी, क्योंकि 3 ही लेक्चर मिला हुआ है। अजी हाँ, अभी पेपर तो बनाया नहीं है, आपको बताया जाएगा।
अभी एक आध लेक्चर और पढ़ लीजिए, मैं आऊँगा लौट के तब टेस्ट होगा बेसिकली, ठीक है। तब तक आप इतना तैयार करते रहिए, ठीक है। ये पानी शुद्ध रहता है, पिए वाला ही पानी है ना, ड्रिंकिंग वाटर। इसको बेटा आप कर दो। ये ओनली फास्ट वो लगाया क्या ये?